हाँ तो बच्चों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोगों ने 32 क्वेश्चन पिछले 3 वीडियो में कवर कर लिया था। अब हम 33वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है जेडी वॉटसन एंड एफ एच क्रिक यूटिलाइज्ड एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय। अब देखिए, इन्होंने जो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था वो किसी एविडेंस पे दिया था, जो कि क्या था, एक्सरे डिफ्रैक्शन। अब ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन किया किसने था, मॉरिस विलिकन्स एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। ठीक है, तो आपको ये आंसर याद रखना है, बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अरविंद चारगफ फाउंड दैट। तो अरविंद चारगफ एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये देखा कि जो मोलर कंसंट्रेशन होता है ना प्यूरिन का, वो बराबर होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पायरिमिडीन के। ठीक है, किसमें, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में अगर बात की जाए तो। ठीक है, तो ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। अच्छी बात है। मान लीजिए आपके पास एक डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, और यहाँ पर एडेनिन है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, थाइमिन होना चाहिए। तो आपको पता है दोनों के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पर रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर शो किए जा रहे हैं। अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ क्या होना चाहिए, गुवानिन होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये समझ आ रहा है कि अगर ये प्यूरिन है तो ये पायरिमिडिन है, ये अगर पायरिमिडिन है तो ये एक प्यूरिन है। ठीक है, तो एक प्यूरिन दूसरे पायरिमिडिन के साथ कंबाइन हमेशा करके रहता है, इसीलिए तो कह रहा है कि प्यूरिन बराबर क्या होगा, पायरिमिडिन क्या होगा। ठीक है, एक बात तो ये समझ आ रही है। दूसरी बात, इन्होंने बेस रेशियो के बारे में बात की। बेस रेशियो का क्या मतलब है कि A+T डिवाइडेड बाय C+G, जो ये रेशियो होगा ये पर्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इसी वजह से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि रेशियो ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आर वर्ड लिख, अच्छा ठीक है, क्या क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है पर्टिकुलर स्पीसीज़ के। अब ये रेशियो मान लीजिए कि एडेनिन प्लस थाइमिन का वैल्यू ज़्यादा है इससे, तो एक से ज़्यादा आएगा। अगर साइटोसिन प्लस गुआनिन से कम होगा तो एक से कम आ जाएगा ये रेशियो। आ रही बात समझ में। तो अगर एक से ज़्यादा होगा तो ये रहता है आपका ईओकार्योटिक के लिए, अगर एक से कम होगा तो वो वाला जो रेशियो आएगा वो किसके लिए आएगा, प्रोकार्योटिक स्पीसीज़ के लिए। ठीक है, तो स्पीसीज स्पेसिफिक ये रेशियो आता है। ठीक है, तो यही इन्होंने बताया था। ठीक है, तो दो बात हैं। दो बात क्या है, एक तो ये वाला रेशियो जिसे हमने बेस रेशियो बोलते हैं, दूसरा ये है कि अगर यही रेशियो कुछ इस तरीके से होता है वो कुछ और होता है। मतलब कि, एक मिनट रुक जाइए, मान लीजिए किसी ने बोला A+G डिवाइडेड बाय C+T। अब ये रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। सोच के देखो ना, ऊपर क्या है, एक मिनट, अच्छा कट गया, हाँ ऊपर क्या है, ऊपर है आपका प्यूरिन और नीचे क्या है, पायरिमिडिन। और चारगॉफ ने ये बात तो पहले ही प्रूव कर ली है, फिर निकाल ली थी कि प्यूरिन बराबर पायरिमिडिन है। तो ऊपर प्यूरिन है, नीचे पायरिमिडिन है, दोनों का मोलर कंसंट्रेशन सेम आता है, तो वैल्यू तो हमेशा 1 आएगी। ठीक है, तो ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी की बात यहाँ पर की जा रही है। आ रही बात समझ में। चलो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीएनए हैज़ 2 स्ट्रैंड्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये बात तो सबको समझ आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिगर से रिलेटेड। ठीक है, फिगर देख के आपको समझ में आ ही रहा है कि ये ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब वो भी किसके, प्रोकैरियोटिक या ईओकैरियोटिक। ईओकैरियोटिक बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कैपिंग वैपिंग है, टेलिंग वगैरह भी दिखाई गया है कि नहीं। इंट्रोन एक्सोन वाला भी सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। व्हाट इज़ इंडिकेटेड बाय ए इन द फिगर। तो ए इन द फिगर आपको समझ में आ ही रहा है कि ए क्या हो सकता है, ए आपका एक्सोन होगा, क्योंकि इंट्रॉन कट जाएंगे, कटने के बाद क्या बचेगा, एक्सोन ही तो बचेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए आपका क्या होगा, एक्सोन होगा। अच्छा, आप ये भी कह सकते थे ए इंट्रॉन भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लाइट थोड़ा स्ट्रैंड है, लाइट मतलब हल्के कलर का है ना, तो हमें समझ आ रहा है कि जो डार्क वाला कट गया होगा। और कटता कौन है, इंट्रॉन कटता है कि नहीं। तो कटने के बाद या स्प्लाइसिंग होने के बाद आपका एक्सोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है फाइनली, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं ए आपका एक्सोन है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, इंट्रॉन हो जाएगा। भाई आपसे सेकंड क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, पहले वाले का यहाँ पर डी हो जाएगा। ओके, अच्छा अगली बात क्या पूछी जा रही है, अच्छा अगली बात अब कुछ नहीं पूछी जा रही है, हो गया ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि द बैकबोन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स कंसिस्ट ऑफ, अरे कितनी बार बताएं, शुगर प्लस फॉस्फेट, है ना। अगला देखिए, कह रहा है एंटी पैरेलल पोलैरिटी इज एग्जिबिटेड बाय डीएनए। ठीक है ना, एंटी पैरेलल 5' से 3' की तरफ रहता है, तो दूसरा स्टैंड कैसे रहता है,
3 से 5 की तरफ, ठीक है, यही होगा आपका एंटी पोलैरिटी, ठीक है। अब देखिए कुछ हद तक tRNA में भी कुछ पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है, वो कौन सी, एंटी पैरेलल। अगर आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया होगा तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं ना, ठीक है। तो आपको ये समझ आएगा यहाँ पर एंटी पोलैरिटी, सॉरी हाँ, एंटी पैरेलल पोलैरिटी एग्जिबिट करेगी थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। तो फिलहाल हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या रहेगा आपका, ऑप्शन डी, ठीक है ना। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू इन केस ऑफ डीएनए। तो डीएनए में ए डबल बॉन्डेड है टी के साथ, बिल्कुल ठीक कह रहा है। एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन, बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो ए एंड बी दोनों ठीक कह रहा है, ठीक है ना। अच्छा, सी ऑप्शन थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सी कह रहा है कि एडेनिन फॉर्म 1 पाई बॉन्ड विद थायमिन, तो ये गलत है बेसिकली। अब देखिए पाई बॉन्ड एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड हो गया ना, साइड वे ओवरलैपिंग से होता है। अरे बात समझे, किससे होता है, साइड वे ओवरलैपिंग से होता है। तो साइड वे ओवरलैपिंग से हो रहा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड अगर एग्जिस्ट कर जाएगा डीएनए में वो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, तो दोनों स्ट्रैंड टूट ही नहीं पाएंगे, निकल ही नहीं पाएंगे, टूट ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं टूट पाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अगर होगा तो इससे क्या घाटा होगा, घाटा ये होगा कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है या फिर जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो फिर होगा कैसे, उसके लिए एनर्जी काफ़ी लगेगी ना उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ना कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना काफ़ी वीक होता है। वीक में जैसे वंडर बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बीच का एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है जो कि तोड़ने के समय आसानी से टूट भी जाएगा और डीएनए को स्टेबलाइज भी कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है डीएनए के पास, ठीक है। तो फिर रेप्लिकेशन या फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन करने में दिक्कत करता है। वहीं अगर हम बात करें, अगर वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वो काफ़ी वीक होता है जिससे स्टेबिलिटी नहीं मिलती। तो बीच का ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये काफ़ी सोच समझ के नेचर ने यहाँ पर फॉर्म किया है कि नहीं, जो कि ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ज़्यादा वीक है। बात आ रही होगी समझ में, ओके। अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इज एग्जिबिटेड बाय विच डीएनए बेस इन द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो हमें पता है कि सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ठीक है। अगला कह रहा है कि डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए हैज़ अ पिच। पिच मतलब यही है कि ये जैसे डीएनए बनाया ना मैंने, तो एक पूरा ये जो सर्कल बन रहा है, पूरा सर्कल नहीं मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरी जो कोइलिंग हो रही है कंप्लीट, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है ना, इसे पिच बोल रहे हैं। तो ये हाइट होती है आपकी 34 एंगस्ट्रॉन में कह लीजिए, या फिर 3.4 नैनोमीटर में कह लीजिए। अब ये दोनों वैल्यू एक ही है, इसीलिए ऑप्शन डी आप टिक करके आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 34 एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है, एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10⁻⁻10, ठीक है। अब इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर लिख लीजिए 1 नैनोमीटर और नीचे क्या लिख लीजिए, इसका जो फैक्टर होता है 10⁻⁹ है कि नहीं। तो ये काटा पीटी में मचाओगे तो आपको समझ आएगा 4 × 10⁻⁻1 नैनोमीटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो ये पॉइंट हटाओगे मतलब ये 10⁻⁻1 को ठीक से लिखोगे तो क्या लिखोगे 3.4 नैनोमीटर, है ना। अरे ये पॉइंट आ गया ना, ये इधर आ जाएगा, समझ गए होगे आगे नहीं। तो इस तरीके से ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अगला क्या कह रहा है, ऐसे कह रहा है कि डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए प्रपोज बाय वाटसन एंड क्रिक हैज़ हाउ मैनी बेस पेयर्स इन वन टर्न। तो एक टर्न में भैया 10 इन्होंने देखा था बेस पेयर, ठीक है। तो ये बी डीएनए के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी अभी जो बात की थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डबल हेलिक्स डीएनए को, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा और कौन सा जो बॉन्ड है वो जो डीएनए की स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है, यही पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला दे रखा है कि 1 बेस पेयर प्रोवाइड्स इंडक्टिव इफेक्ट टू द ईच अदर, तो ये गलत है। अगला कह रहा है कि 1 बेस पेयर इज टेक्ड ओवर द अदर, ठीक है। तो बी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे, बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा है, देखिए हो ये रहा है ना कि मान लीजिए आपके पास ये इस तरीके से
चलो एक हाइपोथेटिकली मान लीजिए डीएनए का स्टैंड बनाया मैंने, ये 5' से 3', ये 3' से 5', एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है ना, ठीक है, क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। अब बीच में नाइट्रोजनस बेसिस है, ठीक है, मान लीजिए वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? अब ये थोड़ा ऐसे ही हाइपोथेटिकली बनाया है, तो बात समझना है कि यहाँ पे मान लीजिए ए है तो ये टी है, ये सी है तो ये जी हो जाएगा, ये मान लीजिए जी है तो ये सी हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इनके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता ही है, ये तो बात आपको समझ में आती है। लेकिन ये जो एक तरीके से प्लेट जैसा बना है ना, इनके बीच में भी एक इंटरेक्शन होता है। किनके बीच में? इनके बीच में, क्योंकि एक के ऊपर एक रखा हुआ ना, स्टॉक्ड बोला ना, स्टॉक्ड ओवर द अदर, ठीक है। तो एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तो इससे भी स्टेबिलिटी आपकी आती है। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अब सी ऑप्शन में परपेंडिकुलर बोला है, परपेंडिकुलर थोड़े यहाँ पर थोड़े ही ना है, ठीक है ना, सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलली एग्जिस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, जो डी ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। वन बेस पेयर इंटरेक्ट्स विद अनदर बेस पेयर वाया स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस होता है तो ये तो एक दूसरे को फेंकते, वो आने ही नहीं देते, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे। क्लियर है ना इतनी बात? चलिए बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में निपटाएंगे, ठीक है, चलो।